नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया। मैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसे हम आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि कहते हैं, उस पर आप लोगों के साथ एक चर्चा करने वाले हैं। यह विषय BA तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो चलिए हम एक चर्चा करते हैं आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा के ऊपर। उसके पहले हम इस पे चर्चा करें, यहाँ पर मैंने कुछ न्यूज़ दी हुई हैं, इस पर हम सब मिलकर विचार करते हैं। अक्सर हम समाचार पत्रों में, अखबारों में, सोशल मीडिया की साइट्स पर, न्यूज़ चैनल में इस प्रकार की खबरों को देखते हैं, जैसे कि बजट 2024 में हमारी वित्त मंत्री द्वारा क्या योजनाएं प्रस्तुत की गई, क्या विकास के वादे किए गए, आर्थिक शक्ति के बिना कैसे सामाजिक सुरक्षा होगी, मतलब कोई देश जो है वो आर्थिक शक्ति के रूप में किस प्रकार बनता है। बीते 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का हाल, इसमें यह बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की स्थिति कैसी है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत 2047 का जो विज़न लाया गया है वह किस प्रकार का है। तो अक्सर हमें ऐसी खबरों को, अक्सर ऐसी समाचारों को हम सुनते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि वास्तव में आर्थिक विकास क्या है, जिसकी ये चर्चा, जिसके बारे में सारी दुनिया में इतनी चर्चा होती है। तो चलिए हम आपसे इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आर्थिक वृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करेंगे, उसको यहाँ पर मैंने बताया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृद्धि एवं विकास की अवधारणा है क्या। आर्थिक वृद्धि और विकास, आर्थिक विकास दोनों की अवधारणा का अर्थ क्या है। इसके साथ ही साथ जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषाएं दी गई हैं, हम उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, या वो कौन से फैक्टर हैं जिनको हम आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल करते हैं, उनकी भी हम अपने इस लेक्चर में आज आपसे चर्चा करेंगे। विकास तथा वृद्धि में अंतर क्या है। विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, ये अवधारणाएं अक्सर हम समानांतर रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों में अर्थशास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही मूलभूत अंतर होता है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इसमें अंतर क्या है, इसमें हम देखेंगे कि विकास और वृद्धि के बीच में आपस में क्या संबंध होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन से हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्थिक वृद्धि से। आर्थिक वृद्धि की जो अवधारणा है, वास्तव में वह राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई है। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो हम उसको बोलते हैं कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय आय वास्तव में है क्या। तो राष्ट्रीय आय से अभिप्राय होता है किसी देश द्वारा एक निश्चित समयावधि में जो अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जब वह वस्तुएं और सेवाएं बाजार में बिकती हैं तो उससे जो मौद्रिक मूल्य, बाजार मूल्य प्राप्त होता है, उसका जो योग होता है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हम ये बोलते हैं कि उस देश में आर्थिक वृद्धि उतनी ज़्यादा हो रही है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की अवधारणा में हम देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम GNP के रूप में परिभाषित करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे GDP कहा जाता है, इसके साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इन 3 घटकों को शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने के दौरान, आर्थिक वृद्धि के दौरान अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन की मात्रा होती है तथा उसमें सतत एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, उसको हम राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित करते हैं। इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि जो है, उसके अंतर्गत आर्थिक चरों में जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आर्थिक चर कौन से हैं। तो आर्थिक चरों के अंतर्गत देश की श्रम शक्ति से अभिप्राय देश में उपलब्ध रोजगार के साधनों से होता है। उपभोग का स्तर, पूंजी एवं व्यापार की मात्रा में वृद्धि, ये वो आर्थिक चर होते हैं जिसके माध्यम से हम यह पता करते हैं कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। अगर किसी देश की श्रम शक्ति या किसी देश के रोजगार के स्तर में वृद्धि हो रही है, उपभोग के स्तर में वृद्धि हो रही है, पूंजी एवं व्यापार की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो हम यह कह सकते हैं कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय
जो पर कैपिटा इनकम होती है वह आर्थिक समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड होता है। अगर हमें यह पता करना है कि किसी देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है अथवा नहीं, तो हम वहाँ की प्रति व्यक्ति आय मतलब जो वहाँ के नागरिक होते हैं उनको जो औसतन आय प्राप्त होती है उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर यह प्रति व्यक्ति आय विगत वर्षों के दौरान लगातार और निरंतर रूप से बढ़ रही है तो हम यह कह सकते हैं कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। आर्थिक वृद्धि के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। पिछली स्लाइड में जब मैंने आपसे चर्चा करी थी कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, तो मैंने आपसे बताया था कि आज के समय में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला जो शब्द है वो आर्थिक विकास होता है। अब प्रश्न ये है कि आर्थिक विकास का मतलब क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वह एक बहुत ही व्यापक धारणा है। अभी इसके पहले जो हमने आर्थिक वृद्धि देखा, आर्थिक वृद्धि एक संकुचित धारणा है, उसमें केवल अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक चर होते हैं केवल उनमें परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक विकास जो है उसमें वो एक बहुत बड़ी बहुत व्यापक धारणा है। उसके अंतर्गत आर्थिक तत्वों के साथ ही साथ जहां आर्थिक तत्व जैसे कि श्रम शक्ति, व्यापार की मात्रा, उपभोग का स्तर, इनमें तो परिवर्तन होता ही है, इसके साथ ही साथ उस अर्थव्यवस्था की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इन तत्वों को भी आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास एक प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है। अब यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन से अभिप्राय यह होता है कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उस देश की जीडीपी में वृद्धि होती है, उस देश की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है, तो उसको हम मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत उस देश के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास के गुणात्मक पहलुओं की ओर, तो गुणात्मक पहलुओं से अभिप्राय होता है कि उस देश के लोगों का जो जीवन स्तर है, उस देश के लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता है, क्या उसमें सुधार हो रहा है या नहीं। तो जब हम बात आर्थिक विकास की करते हैं तो आर्थिक विकास की अवधारणा में आर्थिक चरों के मात्रात्मक पहलू और गुणात्मक पहलू, इन दोनों ही पहलुओं को शामिल किया जाता है। वास्तव में आर्थिक विकास का संबंध जीवन की गुणवत्ता व लोगों के जीवन स्तर में सुधार से होता है। जब किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होने लगता है, साथ ही उनकी जो जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होने लगता है, तो हम यह कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास के जो आर्थिक चरों के में तो परिवर्तन होता ही है, इसके साथ ही साथ आर्थिक विकास में शिक्षा एवं साक्षरता की दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी आर्थिक विकास में शामिल किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि न केवल हम आर्थिक तत्वों को शामिल करते हैं, बल्कि उस देश के सामाजिक परिवर्तनों को सम्मिलित करने वाले जो तत्व होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा और उस देश की साक्षरता की दर, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय होता है उस देश के लोगों की जो एक अपेक्षित आयु है उसको हम जीवन प्रत्याशा के रूप में परिभाषित करते हैं। पोषण का स्तर, उस देश में लोगों के पास पोषक तत्वों की उपलब्धता है या नहीं, कुपोषण का स्तर क्या है, अगर यह चीज़ों को भी हम आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी पुरस्कृत किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को अधिकारिता एवं क्षमता विस्तार के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर सेन का मानना यह है कि जब देश के नागरिकों के अंदर उनके अंदर स्किल डेवलप्ड होती है, उनके अंदर क्षमता का विस्तार होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। इसके अलावा किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है एवं इसके साथ ही साथ उस देश में जो बाजार का आकार है उस पर निर्भर करती है। चलिए अब हम देखते हैं, अभी हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणा को समझा। इसके साथ ही साथ जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उन्होंने किस प्रकार से आर्थिक वृद्धि और विकास को परिभाषित किया है, तो जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं हम उनके अभिमत को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनको यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, प्रोफेसर किंडले वर्जर।
उनके अनुसार आर्थिक विकास का मतलब है उत्पादन वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत बदलाव। यहाँ पर किंडले वर्जर नाम के जो अर्थशास्त्री हैं वह यह बोलते हैं कि आर्थिक विकास के अंतर्गत हम न केवल उत्पादन वृद्धि को शामिल करते हैं, बल्कि साथ ही साथ उस देश की जो टेक्नोलॉजी है, उस देश की जो प्राविधिक संरचना है, साथ ही साथ उस देश के जो संस्थागत तत्व हैं, इनमें भी बदलाव अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर इनमें बदलाव हो रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। एक और अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और इनकी यह परिभाषा अक्सर बहुत ही प्रतिस्पर्धी जो परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिशनल एग्जाम होते हैं, उसमें अक्सर ये परिभाषा पूछी जाती है। अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मायर एवं बाल्डविन। इनके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होती है। मेयर एवं बाल्डविन नाम के जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वह सतत है। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर किसी देश की उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है तो हम उसको आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास हम तभी कह सकते हैं जब उस देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक और लगातार वृद्धि होती है, तभी हम उसे आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर लुईस। उनका ये मानना है कि आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से लगाया जाता है। अर्थात प्रति व्यक्ति उत्पादन या पर कैपिटा इनकम की बात पर फोकस प्रोफेसर लुईस के द्वारा किया गया है। इन तीनों ही परिभाषाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर निकल कर आता है। जहाँ प्रोफेसर किंडले वर्जर जो हैं वो उत्पादन वृद्धि को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित करते हैं, वहीं प्रोफेसर मायर एवं बाल्डविन जो हैं वह उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर लुईस जो हैं वो प्रति व्यक्ति उत्पादन या पर कैपिटा इनकम की बात यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं के माध्यम से हमने आर्थिक विकास को समझने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में विकास की जो प्रक्रिया है वह क्या है। आखिर वो कौन से तत्व हैं जो आर्थिक विकास का निर्धारण करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत हम 3 तत्वों को शामिल करते हैं। नंबर 1 है विकास की सतत प्रक्रिया, दूसरा है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और तीसरा है दीर्घकालिक वृद्धि। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों ही तत्वों की यहाँ पर विवेचना करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार विकास की सतत प्रक्रिया, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय और दीर्घकालिक वृद्धि आर्थिक विकास को निर्धारित करती है। स्लाइड चेंज हो रही है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं, या हम इनको तत्वों के साथ साथ यह भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की विशेषताएं क्या हैं। तो आर्थिक विकास की विशेषताओं को हम मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला विकास की सतत प्रक्रिया, दूसरा प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय, तीसरा दीर्घकालिक वृद्धि। ये 3 तत्व जो हैं ये आर्थिक विकास को परिभाषित करते हैं, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निर्मित करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों ही पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है विकास की सतत प्रक्रिया। विकास की सतत प्रक्रिया से अभिप्राय ये है कि आर्थिक विकास जो है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक दिन में या एक महीने में या एक साल की प्रक्रिया नहीं होती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक घटकों में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ आर्थिक घटक से अभिप्राय क्या है? तो आर्थिक घटक से अभिप्राय होता है उत्पादन की मात्रा, रोजगार का स्तर, बचत की दर, पूंजी निर्माण की दर। ये ऐसे आर्थिक तत्व हैं जिनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ बंद हो सकता है, उपभोग बंद नहीं होता। तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व की जो प्रक्रिया हैं वह सदा और लगातार चलती रहती हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जब यह आर्थिक घटक लगातार परिवर्तित होते रहते हैं तो इसका परिणाम राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख तत्व है वह है वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय
का संबंध सीधा आर्थिक विकास से होता है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी देश के द्वारा किसी निश्चित समयावधि में उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय आय जो होती है वह किसी देश की उत्पादन क्षमता का प्रतीक होती है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम यह बता सकते हैं कि उस देश की उत्पादन क्षमता कितनी है। उदाहरण के लिए अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का जो लक्ष्य रखा है, जीडीपी का जो लक्ष्य रखा है, हम अपनी जीडीपी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे देश में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं को अगर किसी निश्चित समयावधि में हम किसी निश्चित बाजार कीमत पर बेचें तो कम से कम उस वर्ष हमको $5 ट्रिलियन रिसीव होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो जब हम किसी अर्थव्यवस्था में किसी राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय उस देश के आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित करती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट जो है, अमेरिका जो है, उसकी जो इकोनॉमी है वो लगभग $23 ट्रिलियन के लगभग है। तो राष्ट्रीय आय किसी देश के आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रभावित करती है। अगर किसी देश में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, इसका मतलब है उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है वह बढ़ रहा है। जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है तो स्वाभाविक है उसके साथ ही साथ उस देश में रोजगार का स्तर एवं उपभोग के स्तर में भी वृद्धि होती है। और जब किसी देश के रोजगार के स्तर में और उपभोग के स्तर में वृद्धि होती है तो नेचुरल रूप से उस देश में आर्थिक विकास की जो गति है वह प्राप्त होती है। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो आर्थिक विकास को निर्धारित करता है उसे हम दीर्घकालिक वृद्धि कहते हैं। दीर्घकालिक वृद्धि का मतलब है कि आर्थिक विकास जो है वो किसी एक माह या एक वर्ष की अवधि से संबंधित नहीं होता है। आर्थिक विकास का संबंध एक दीर्घकालीन टाइम पीरियड से होता है। दीर्घकालीन टाइम पीरियड का मतलब 15 से 20 वर्षों की समयावधि होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि प्राकृतिक कारणों से अथवा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ जाए या किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो बढ़ जाए। तो इस बढ़े हुए मौद्रिक मूल्य के कारण हमको ऐसा लग सकता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ गई, लेकिन ये जो परिवर्तन हुए हैं वो या तो किसी प्राकृतिक कारण से हुए हैं या किसी अन्य आर्थिक कारणों से हुए हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये आगे जाके हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो राष्ट्रीय आय का संबंध अल्पकाल से नहीं होता है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हो रहा है तो वह लगातार दीर्घकाल तक होना चाहिए। 15 से 20 वर्षों की अवधि में हम आर्थिक विकास का आकलन कर सकते हैं, ना कि 5 या 2 साल की अवधि में। इस प्रकार हमने देखा कि आर्थिक विकास जो है उसको 3 तत्व निर्धारित करते हैं कि आर्थिक विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। नंबर 2 पे हमने देखा कि इसका संबंध वास्तविक राष्ट्रीय आय से होता है। और तीसरा कि आर्थिक विकास जो है वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को सामान्यतया जो नॉन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं सामान्य भाषा में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को एक ही पर्यायवाची रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में मूलभूत अंतर होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इन अंतरों को हम बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक वृद्धि। जैसा कि हमने पहले बताया कि आर्थिक वृद्धि एक स्वाभाविक, क्रमिक एवं स्थिर गति वाला परिवर्तन है। मतलब आर्थिक वृद्धि जो है वो लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है और वो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो एक साधारण स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके लिए किसी अर्थव्यवस्था को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आर्थिक विकास जो होता है वह प्रेरित एवं असतत प्रकृति का परिवर्तन होता है। प्रेरित एवं असतत प्रकृति, प्रेरित प्रकृति का मतलब होता है कि आर्थिक विकास के लिए सुनियोजित नियोजन के माध्यम से हम आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी केंद्रीय नियोजन सत्ता के द्वारा या किसी देश की सरकार के द्वारा या किसी विशेष प्रयासों के द्वारा ही हम आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी देश को अपने वर्तमान विकास के स्तर से ऊपर के विकास स्तर को प्राप्त करना है तो उसके लिए उसको विशेष योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरा प्रमुख अंतर है कि राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि जो होती है उसका संबंध केवल उत्पादन में वृद्धि से होता है। जैसा कि हमने जब इस अवधारणा को आपको बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आर्थिक वृद्धि जो है
उसका सीधा संबंध उत्पादन की वृद्धि से होता है या केवल मात्रात्मक चरों से होता है। जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत न केवल उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसके साथ ही साथ उस देश की जो टेक्नोलॉजी है और उस देश के जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं उनमें भी परिवर्तन होना चाहिए। जब किसी देश के आर्थिक चरों में मात्रात्मक परिवर्तन होता है और उसके साथ ही साथ उस देश की टेक्नोलॉजी और उस देश के इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होता है, तब हम यह कह सकते हैं कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर निर्धारित करता है, वो है कि आर्थिक वृद्धि जो होती है वह आर्थिक व संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही घटित होती है। जैसा कि हमने पहले बिंदु में बताया कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब किसी देश के आर्थिक और संस्थागत घटकों में परिवर्तन होता है तो उस देश में आर्थिक वृद्धि स्वतः रूप से घटित होने लगती है। जबकि आर्थिक विकास के लिए उस देश की जो संरचना है, उस देश की जो आधारभूत आर्थिक संरचना है, उसमें परिवर्तन का होना आवश्यक है। आधारभूत आर्थिक संरचना में परिवर्तन का मतलब होता है कि उस देश में लोगों का जो आर्थिक चर हैं उनमें गुणात्मक रूप से परिवर्तन होना चाहिए, उनमें क्वालिटेटिव चेंज होने चाहिए। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि को जब हम देखते हैं तो आर्थिक वृद्धि में वर्तमान साम्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था में साम्य की गति बनी हुई है, आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत वही साम्य बना रहता है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन हमको देखने को दिखाई नहीं देते हैं। जबकि आर्थिक विकास में नई शक्तियों द्वारा नए मूल्यों का निर्माण किया जाता है। नई शक्तियों द्वारा नए मूल्यों का निर्माण मतलब जैसा कि हमने पहले देखा कि उत्पादन वृद्धि के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंज आर्थिक विकास में होते हैं, और ये जो परिवर्तन होते हैं वो नई शक्तियों के माध्यम से एक नए साम्य का निर्धारण करते हैं। तो विकास जो है पूर्ववत स्तर से एक नए स्तर को प्राप्त करता है, और इसमें प्रचलित साम्य में जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की, उसमें इसमें सुधार आता है। अगला जो महत्वपूर्ण इन दोनों के बीच में अंतर है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में, कि आर्थिक वृद्धि का जो संबंध है वह विकसित देशों से है। विकसित देशों में जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये देश हैं, ये विकसित देश हैं। विकसित देश को हम पता कैसे करें कि कोई देश विकसित देश है? तो हम सामान्यतया यह देख के पता लगा सकते हैं कि उन देशों में राष्ट्रीय आय और विकास का स्तर कैसा है। तो विकसित देशों का संबंध आर्थिक वृद्धि से होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास की जो समस्या है उसका संबंध अल्प विकसित देशों से या विकासशील देशों से होता है। तो विकसित देश और अल्प विकसित देशों के माध्यम की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से भी हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि जो है एक स्थैतिक साम्य की अवस्था होती है। स्थैतिक साम्य का मतलब होता है एक ऐसा साम्य जिसमें विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास जो होता है वह एक गतिशील साम्य का उदाहरण है। गतिशील साम्य का मतलब होता है कि इसमें अर्थव्यवस्था के जो घटक हैं उनमें लगातार और क्रमिक रूप से परिवर्तन होता रहता है। पुराने विकास के स्तर से नए विकास के स्तर के जो प्रतिमान हैं वो लगातार बनते रहते हैं और उनमें परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो इस प्रकार इन 6 बिंदुओं के माध्यम से हमने यह प्रयास किया कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। मोटे तौर पर समझने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि जहां आर्थिक विकास में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, वहीं आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होती है इसमें मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन से अभिप्राय लोगों का जीवन स्तर, उस देश में लोगों की जीवन की जो गुणवत्ता है, प्रति व्यक्ति आय है, साथ ही साथ उस देश की सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना है, इसमें भी बदलाव होना चाहिए। अगर उस देश की सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना में बदलाव हो रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में हमने अंतर तो जाना, लेकिन एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो हम लोगों को जानना चाहिए वो है कि इन दोनों के बीच में वास्तव में संबंध क्या होता है। इन दोनों के बीच में एक चक्रीय संबंध होता है। आर्थिक विकास और वृद्धि एक दूसरे से नितांत रूप से जुड़ा हुआ है। नितांत रूप से जुड़ा हुआ का भी मतलब यह है कि अगर किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो विकास की पहली ही शर्त है कि उस देश को आर्थिक वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करना पड़ेगा।
क्योंकि आर्थिक वृद्धि में क्या होता है, उसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन से मतलब उस देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता है। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक रूप से उस देश की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। तो अगर देश को विकास करना है तो सबसे पहली शर्त है उस देश में आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए। और जब किसी देश में आर्थिक वृद्धि होती है तो उसका असर हमें उस देश के संस्थागत ढांचे में, बुनियादी अधोसंरचना में परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है, जब किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से उस देश की जो आर्थिक सामाजिक अधोसंरचना है, आर्थिक सामाजिक अधोसंरचना में हम कुछ बिंदुओं को देख सकते हैं, जैसे कि उस देश में शिक्षा का स्तर, उस देश में साक्षरता की दर, उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण का स्तर। तो जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि होती है तो हम देखते हैं नेचुरल रूप से उस देश में इन आर्थिक घटकों में भी परिवर्तन होने लगता है। और जब किसी देश के इन सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उसका परिणाम हम सतत विकास के रूप में और समावेशी विकास के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो शब्द आते हैं, सतत विकास और समावेशी विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। सतत विकास से अभिप्राय यह होता है कि विकास का जो लाभ है, क्योंकि जब किसी देश को आर्थिक वृद्धि करनी पड़ती है तो आर्थिक वृद्धि करने के लिए उस देश को उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी? जब उस देश के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। और किसी देश का अगर उत्पादन बढ़ाना है तो स्वाभाविक रूप से हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, चूंकि प्राकृतिक संसाधनों की जो विशेषता होती है वो सीमित होते हैं, तो उसका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। तो सतत विकास की जो अवधारणा है वह हमें यह बताती है कि आर्थिक विकास करने के लिए हम वर्तमान के संसाधनों का इस तरीके से दोहन ना करें ताकि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव हो। तो सतत विकास आगे आने वाली पीढ़ी के विकास को भी अपने अंदर शामिल करती है। तो आर्थिक विकास सतत विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इसके अलावा हमने दूसरा जो प्रमुख अवधारणा इसमें है वो है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब विकास का जो लाभ है वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ग्रॉस रूट पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो गरीब व्यक्ति है, जो वंचित समूह का व्यक्ति है, क्या विकास की प्रक्रिया का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं? अगर उस व्यक्ति तक विकास की प्रक्रिया का लाभ नहीं पहुंच रहा है तो हम यह नहीं कह सकते कि वह देश विकास कर रहा है। हाँ, यह तो कहा जा सकता है कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है, लेकिन आर्थिक वृद्धि का लाभ जब तक समस्त नागरिकों तक नहीं पहुंचता तब तक हम उसे विकास नहीं कह सकते। तो आर्थिक वृद्धि विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है और जब विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उससे सतत और समावेशी विकास की प्रक्रिया भी स्वतः रूप से प्रारंभ हो जाती है। हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में जब सुधार किया जाता है, जब किसी देश की शिक्षा में सुधार होता है, साक्षरता की दर बढ़ती है, साथ ही उस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है, तो उसका असर हम उस देश के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसकी वृद्धि के रूप में देखते हैं। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की दक्षता में वृद्धि कर देता है, व्यक्ति के स्किल में इंप्रूवमेंट लाता है, और जब किसी अर्थव्यवस्था में लोगों में दक्षता बढ़ती है तो उसका असर हमें सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है, इनको निर्धारित करने वाले तत्व क्या हैं, उसके बाद हमने देखा कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है, साथ ही साथ वो इन दोनों के बीच में अंतर संबंध क्या होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले प्रमुख फैक्टर्स कौन से हैं, वो कौन से कारक हैं जो किसी देश को अल्प विकसित से विकासशील देश की श्रेणी में लाते हैं और विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में ले जाने का काम करते हैं। तो इन निर्धारक तत्वों को अर्थशास्त्र में दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले तत्व कहलाते हैं आर्थिक तत्व, ये वो तत्व हैं जो आर्थिक चरों से प्रभावित होते हैं। वहीं दूसरे तत्व हैं उनको हम गैर आर्थिक तत्व या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं। आर्थिक तत्वों के अंतर्गत हम जिन प्रमुख चरों को देखते हैं, जिन प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं, वो है प्राकृतिक साधन, मानवीय संसाधन, पूंजी संचय की प्रक्रिया, तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तन, इसके साथ ही साथ उद्यमशीलता। ये किसी देश में अगर ये 5 फैक्टर हैं तो वह देश बहुत ही जल्दी अल्प विकसित से विकासशील या विकासशील अवस्था में है तो वह विकसित देशों की श्रेणी में
आने का प्रयास करता है। इसके साथ ही साथ सामाजिक तथा संस्थागत तत्व तथा उस देश की स्थिर तथा कुशल प्रशासन की स्थिति जो है वह भी उस देश के विकास की दर को प्रभावित करती है। तो चलिए हम एक एक करके इन बिंदुओं पर भी आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक तत्व, और आर्थिक तत्व में सबसे प्रमुख तत्व जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। विकास की जो प्रक्रिया है वो तभी प्रारंभ हो सकती है जब उस देश में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। आर्थिक वृद्धि का सीधा संबंध उस देश की राष्ट्रीय आय से होता है, और राष्ट्रीय आय अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए हमें उस देश में उत्पादन क्षमता में विस्तार करना पड़ेगा, और उत्पादन क्षमता में विस्तार तभी हो पाएगा जब उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। किसी भी देश के पास जितने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन होंगे वह देश विकास के लिए उतना ही अग्रसर हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की दो विशेषताएं होती हैं। प्रकृति प्रदत्त जो साधन होते हैं ये सीमित होते हैं और निश्चित मात्रा में होते हैं। प्रकृति के साधन असीमित नहीं है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वह शुद्ध पेयजल हो, चाहे वह खनिज पदार्थ हो, इनकी संख्या, इनकी मात्रा सीमित है और ये सीमित समय के लिए है, और इन साधनों को मानवीय प्रयासों से खोजा तो जा सकता है। हम जमीन के अंदर से इन खनिज तत्वों को निकाल तो सकते हैं, लेकिन इनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता। अगर किसी क्षेत्र में, अगर किसी देश में कोयला जैसे खनिज पदार्थों का अभाव होता है तो हम मानवीय प्रयासों के द्वारा कोयले का पुनरुत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो प्राकृतिक साधन जो होते हैं वह सीमित एवं निश्चित होते हैं। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक साधनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि प्राकृतिक साधनों को केवल इनकी बहुलता ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। बाहुल्यता से अभिप्राय कि ये जरूरी नहीं है कि किसी देश में प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हो तो वह देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। केवल प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह देश उन प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किस प्रकार करता है। विदोहन मतलब उनका उपयोग और उनकी जो दोहन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार की जाती है। उदाहरण के लिए हम दो देशों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड और जापान। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में ये बहुत ही सीमित इनके पास प्राकृतिक संसाधन है, काफ़ी छोटे देश हैं। लेकिन जब हम विकास दर की बात करते हैं तो ये दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। वहीं हम दूसरी ओर भारत का उदाहरण दें तो भारत प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है। हमारे पास ऐसे कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो उपलब्ध ना हो, लेकिन इसके बाद भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में है। इसीलिए एक बहुत ही अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध कथन है कि भारत एक धनी देश है जहाँ पर निर्धन लोग निवास करते हैं। तो जब यह कथन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि भारत एक धनी देश है। इसका मतलब है कि भारत में प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इसके बाद भी हम उन संसाधनों का उचित तरीके से विदोहन नहीं कर पा रहे हैं, उचित तरीके से उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी के कारण हो सकता है, पूंजी निर्माण की गति के कारण हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे देश में हम निर्धनता का जो स्तर देखते हैं वो दुनिया के कई देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता केवल विकास का एक पैमाना नहीं होती है। अगला जो प्रमुख आर्थिक तत्व है वह है मानवीय संसाधन। हो सकता है किसी देश के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकता है उनके पास तकनीकी हो, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों पर तकनीकी का उपयोग करने के लिए हमें जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो कहलाते हैं मानवीय संसाधन। बिना मानवीय संसाधनों के हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी भी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित से विकसित श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। जब हम मानवीय संसाधनों की बात करते हैं तो मानवीय संसाधनों से हमारा तात्पर्य किसी देश में निवास करने वाली उस देश की जनसंख्या से होता है। श्रम जो होता है वह प्राचीन काल से ही उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना गया है। तो श्रम की कुशलता और श्रम की दक्षता ही उस देश में उत्पादन के स्तर को निर्धारित करती है। अतः आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि उस देश में मानवीय शक्ति का सही ढंग से उपयोग किया जाए। तीसरा जो प्रमुख साधन है वो है पूंजी संचय। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी तथा पूंजीगत साधनों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। पूंजीगत साधनों की जब मैं बात करता हूं तो पूंजीगत साधनों के अंतर्गत उस देश में भवन, कारखाने, मशीन, यंत्र, बांध, नहर, रेलवे, सड़क,
या कच्चा माल की उपलब्धता। ये जो फैक्टर हैं ये उस देश में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जिस देश में पूंजी निर्माण की दर जितनी ज़्यादा होगी उस देश का आर्थिक विकास जो है वह भी उतना ज़्यादा होता है। सामान्यतया विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों की जो प्रगति है वो बहुत हद तक पूंजी निर्माण की ऊंची दर पर निर्भर करती है। आज हम अगर विकसित देशों के और विकासशील देशों के उदाहरण अगर देखें तो जो विकसित देश हैं उनमें पूंजी निर्माण की जो दर है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की धीमी दर के कारण हम वहाँ पर विकास की जो दर है उसको मंद या अवरुद्ध अवस्था में पाते हैं। तो अगर किसी देश को आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाना है तो उस देश में पूंजी संचय एवं पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब जब हम पूंजी निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसके लिए 3 फैक्टर्स का होना आवश्यक है। पहला है लोगों के अंदर बचत करने की क्षमता हो, लोग अधिक से अधिक बचत करने को प्रेरित हों। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है कि जब लोग बचत करते हैं, जब देश में घरेलू बचतें बढ़ने लगती हैं तो उन घरेलू बचतों का संधारण करने के लिए उस देश में बैंक और अन्य जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनका पर्याप्त मात्रा में विकास होना चाहिए। और तीसरी जो प्रक्रिया होती है वह है निवेश। बैंकों में रखी हुई पूंजी का उद्योगपतियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उचित निवेश होना चाहिए। जब यह प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उस देश में पूंजी संचय की प्रक्रिया बढ़ती है और पूंजी संचय की बढ़ती हुई प्रक्रिया उस देश में विकास की दर को बढ़ा देती है। तो इस प्रकार हम चौथा पॉइंट देखते हैं, तकनीकी प्रगति एवं नव प्रवर्तन। चूंकि वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग 21वीं सदी का है, विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का युग है। बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं जोसेफ एलोय शुम्पेटर। उनका तो यहाँ तक मानना है कि आर्थिक विकास जो है वो मुख्य रूप से तकनीकी प्रगति और नवप्रवर्तन पर ही निर्भर करता है। ये नवप्रवर्तन क्या है और तकनीकी क्या है? तो तकनीकी से अभिप्राय होता है कि एक ज्ञान का एक ऐसा स्तर, ज्ञान के एक ऐसे रूप में इसको परिभाषित किया जाता है जिसके कारण हम उत्पादन की जो लागतें हैं उनको कम कर सकें, या तकनीकी को हम ऐसे साधनों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और इसके साथ ही साथ नव प्रवर्तन, इनोवेशन। अक्सर टेलीविज़न पर एक विज्ञापन आता था बहुत साल पहले, वो आइडिया नाम के किसी कंपनी का था। उसमें एक स्लोगन चला करता था, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपके जीवन को बदल सकती है। ये कितना महत्वपूर्ण, नव प्रवर्तन की जो अवधारणा है वो कितनी किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसका हम योगदान इसी से लगा सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा स्टार्टअप जैसी योजनाओं को प्रारंभ किया गया। ये स्टार्टअप वास्तव में क्या है? ये स्टार्टअप लोगों के दिमाग में, लोगों के मस्तिष्क में, युवाओं के मस्तिष्क में जो आइडिया होते हैं उनको हम नवप्रवर्तन कहते हैं। और ये नवप्रवर्तन जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनका व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन होता है। तो किसी देश में आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ पर तकनीकी प्रगति हो और साथ ही साथ नए नवाचारों के लिए, नवप्रवर्तन के लिए वहाँ पर एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए। और बहुत ही इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे हम उद्यमशीलता बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इसका महत्व न केवल आज के युग में बल्कि प्राचीन काल से ही उद्यमशीलता को आर्थिक विकास का, जीवन स्तर में सुधार का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। नए आविष्कार जो होते हैं या तकनीकी ज्ञान और नई खोजें होती हैं वो तब तक उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है जब तक कि उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान ना किया जाए। और यह काम समाज के एक साहसी वर्ग को करना पड़ता है। साहसी किसे कहते हैं? तो साहसी से अभिप्राय उस व्यक्ति से होता है जो रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की क्षमता रखता है। उद्यमशीलता का महत्व आप इसी से लगा सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसको कितना महत्व दिया गया था। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब होता है कि उद्यमिता से, परिश्रम से आप सारे मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर को आप देख के अनुमान लगा सकते हैं, ये एक पौराणिक ग्रंथ रामचरितमानस या रामायण नाम की जो कथा है उससे लिया गया, उसका संदर्भ है। आप देखते हैं कि सीता माता की खोज के लिए राम की जो सेना थी, भगवान राम की जो सेना थी, उन्होंने
इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और अपने साहस के द्वारा एक दुर्गम कहे जाने वाले सागर के ऊपर, महासमुद्र के ऊपर पुल बांधने का काम किया था। तो उद्यमशीलता का अभिप्राय वो है कि जहां आप जोखिम उठा सकते हैं और जोखिम के माध्यम से नए नए आविष्कारों को, नए नए उत्पादन के सोपानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उद्यमशीलता के माध्यम से किसी भी देश में विकास के स्तर को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो ऐसे कौन से गैर आर्थिक तत्व हैं जो आर्थिक विकास की गति को या आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो है सामाजिक तथा संस्थागत। सामाजिक तथा संस्थागत का मतलब है कि किसी भी देश की जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं वो आर्थिक विकास को संयुक्त रूप से प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अल्पविकसित देशों में अगर हम देखें तो उनके आर्थिक पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण उन देशों में इन सामाजिक तथा संस्थागत तत्वों का पिछड़ापन होना अधिक रूप से उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ इन देशों में अगर हम देखें तो इन देशों की जो सामाजिक संरचना होती है उनमें जाति प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, भूधारण की दोषपूर्ण व्यवस्था, भूसंपत्ति के प्रति मोह, इसके अलावा रूढ़िवादिता, खासतौर पे परिवर्तन के प्रति विरक्ति, मतलब इन देशों की जो सामाजिक संरचना होती है वो किसी भी आधुनिक तकनीकी या आधुनिक परिवर्तन के प्रति एक नकारात्मक प्रकार का माहौल वहाँ पर होता है, जिसके कारण उस देश का आर्थिक विकास है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। साथ ही साथ इन देशों के समाज में झूठी शान शौकत पर किया जाने वाले आर्थिक खर्च भी आर्थिक विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है, जो महत्वपूर्ण गैर आर्थिक तत्व है, वह है उस देश का स्थिर तथा कुशल प्रशासन। स्थिर तथा कुशल प्रशासन से अभिप्राय यह है कि जिन देशों में सामान्यतया शांति तथा सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती है उन देशों में आर्थिक विकास की जो गति होती है वो अधिक तेज होती है। इसके अलावा जिन देशों में हम ये देखें कि उन देशों में सामाजिक अशांति है, उन देशों में गृह युद्ध की स्थितियां हैं या उन देशों में सामाजिक जो ताना बाना है वो विद्वेषपूर्ण है, तो आर्थिक विकास वहाँ कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। इसके साथ ही साथ उस देश की जो राजनीतिक संरचना होती है, जो प्रशासनिक संरचना होती है, उसमें लोकतांत्रिक तत्वों का कितना योगदान है यह भी उस देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। अभी हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है जो कि 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, जिनमें प्रमुख हैं एशमैग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 अर्थशास्त्रियों को वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन तीनों ही अर्थशास्त्रियों ने अपने शोध में यह प्रमाणित किया है कि किसी देश की समृद्धि में सामाजिक संस्थाओं का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन अर्थशास्त्रियों ने अपने शोध में बताया है कि जिन देशों में कानून व्यवस्था और शोषणकारी संस्थाएं जिन देशों में कानून व्यवस्था और शोषणकारी संस्थाओं वाले समाज में ज़्यादातर आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। इन तीनों ही अर्थशास्त्रियों ने अपने इस शोध में यह सिद्ध किया है कि 1980 के दशक में चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसने उदारीकरण को अपनाया और वर्ष 90 के दशक में भारत ने उदारीकरण को अपनाकर अपने आर्थिक विकास का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया है। तो स्थिर तथा कुशल प्रशासन, एक और चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है कि अगर किसी देश में प्रशासनिक असक्षमता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, लाल फीताशाही है, अफसरशाही है, ये वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो उस देश की विकास की गति को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं, ईमानदार हैं, कुशल हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले हैं, आधुनिक तकनीकी के प्रति उनमें उत्साह है, तो ऐसे देशों का आर्थिक विकास जो होता है वो अधिक तीव्र गति से होता है। अभी हमने देखा कि आर्थिक वृद्धि और विकास क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, उनको निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि किसी देश में आर्थिक वृद्धि या विकास हो रहा है उसका हम पता कैसे करें, उसकी माप हम कैसे करें। तो प्राचीन काल से ही लेकर वर्तमान तक सभी अर्थशास्त्रियों ने यह प्रयास किया है कि आर्थिक विकास को मापा जाए। तो प्राचीन अर्थशास्त्री, जिन्हें हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी आर्थिक विकास की माप के कुछ अध्ययन अपने किए थे। उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में, अपनी किताबों में आर्थिक विकास को मापने का काम किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो हैं, इन्होंने किस प्रकार विकास की मापदंड के क्या क्राइटेरिया इन लोगों ने तय किए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाणिज्यवादी जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने किसी देश में सोना चांदी की जो मात्रा है तथा विदेशी व्यापार की जो मात्रा है उसके आधार पर ही आर्थिक विकास को परिभाषित किया है।
इसका मतलब है जिन देश में सोना चांदी ज़्यादा था या जिन देशों का विदेशी व्यापार बहुत अधिक मात्रा में था, ऐसे देशों को इन लोगों ने आर्थिक विकास या विकासशील या विकसित देश के रूप में परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ और उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने किसी देश में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित किया है, जबकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स, जिन्होंने अधिकतम सामाजिक कल्याण का आधार जो है वो समाजवाद या साम्यवाद को माना है। प्रोफेसर जे.एस. मिल ने सहकारिता को आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन एक निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जितने भी ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इनके जो आर्थिक सिद्धांत थे वो एक तो एकाकी थे, साथ ही उनमें वैज्ञानिक तकनीकियों का अभाव था। हालांकि उस समय की जो परिस्थितियां थी उस समय के हिसाब से इनके मापदंड जो थे, इन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्रियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। अब हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में आधुनिक विचारधारा में, आधुनिक अर्थशास्त्रियों में किस प्रकार से कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो आर्थिक विकास की माप को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हम चार प्रमुख सूचकांकों को देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय, मतलब राष्ट्रीय आय के द्वारा आर्थिक वृद्धि और विकास को मापा जाता है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के माध्यम से किसी देश के आर्थिक विकास की माप की जाती है। तीसरा है क्रय शक्ति समता, इसके आधार पर भी दो विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक विकास के स्तर की तुलना की जाती है। और आधुनिक जो एक आर्थिक सामाजिक संकेतक है, जिसे हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं, जो आजकल बहुत ही प्रचलन में है, बहुत ही सुर्खियों में रहता है। ये चार प्रकार के प्रमुख, इनके अलावा भी बहुत से सूचकांक हैं, लेकिन ये चार जो संकेतक हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि ये संकेतकों के माध्यम से किस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास को मापने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का मापदंड। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड माना है। इनके अनुसार एक देश द्वारा किसी निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो किसी देश में राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होगी, हम यह कह सकते हैं उस देश में आर्थिक विकास का जो स्तर है वो उतना ही अधिक होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय किसी देश की उत्पादन क्षमता की भी सूचक होती है। जिन देशों में राष्ट्रीय आय ज़्यादा होती है उसका मतलब है उस देश में उत्पादन वस्तुओं का और सेवाओं का बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। अगर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक मात्रा में है, इसका मतलब है उस देश की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत अधिक है और उस देश का आर्थिक विकास का जो स्तर है वो काफ़ी उन्नत है। वस्तुओं का बढ़ता हुआ उत्पादन देश में रोजगार और आय के स्तर में वृद्धि करता है, और जब देश में रोजगार और आय का स्तर बढ़ता है तो उस अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास एवं वृद्धि की जो दर होती है उसको गति प्राप्त होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का जो मापदंड है यह आर्थिक विकास को मापने का पहला मापदंड है। दूसरा जो प्रमुख मापदंड है वो है प्रति व्यक्ति आय मापदंड, पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया। पर कैपिटा इनकम से जो आशय होता है वो प्रति व्यक्ति औसत आय से होता है। एक प्रकार का यह गणितीय सूत्र के माध्यम से इसको निकालने का प्रयास किया जाता है। बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय का सभी लोगों के बीच में वितरण समान रूप से है अथवा नहीं है, इसका आकलन हम प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से करते हैं। यदि राष्ट्रीय आय का लाभ राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है तो हम यह कह सकते हैं कि उस देश में आर्थिक विकास की जो दर है वह अधिक है। हम यह कह सकते हैं उस देश में आर्थिक विकास का जो स्तर है वो बहुत अधिक है। प्रति व्यक्ति आय का संबंध देश के लोगों के जीवन स्तर से होता है। इसका मतलब है कि जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उस देश में लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होता है। देश के कुल उत्पादन में इस प्रकार से वृद्धि होनी चाहिए जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में उसकी सहभागिता अधिक से अधिक हो, और प्रति व्यक्ति उत्पादन का जो फार्मूला होता है उसको निकालने का, उस देश की जो जीडीपी होती है उसमें हम उस देश की जनसंख्या से भाग दे देते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी निश्चित वर्ष की हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो उस वर्ष की जो जीडीपी है उससे हम उस वर्ष की जनसंख्या का भाग दे देंगे तो एक हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है ऐसा माना जाता है उन देशों में आर्थिक विकास अधिक होता है। अगला जो मापदंड है वो है आर्थिक कल्याण का मापक, मतलब विकास को आर्थिक कल्याण के माध्यम से यहाँ पर मापने का प्रयास किया गया है। आर्थिक कल्याण का जो एक प्रमुख मापदंड है वो है क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पेयरिटी। इसका मतलब होता है कि ये एक प्रकार का यह आर्थिक सूचकांक है
जो देशों की क्रय शक्ति की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि जो विभिन्न देश हैं उनमें उन देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है और उसके आधार पर उन देशों की तुलना की जाती है। जिस देश की मुद्रा की क्रय शक्ति ज़्यादा होती है उस देश का विकास का स्तर भी ज़्यादा होता है। यह सूचकांक देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी उपकरण है या टूल्स है। इसके माध्यम से हम यह कंपैरिजन करते हैं कि दो देशों के मध्य में महंगाई का स्तर क्या है, दो देशों के मध्य में आर्थिक विकास का स्तर क्या है। बस यह विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अंतर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। पीपीपी प्रत्यागम के माध्यम से या इस टूल्स के माध्यम से हम विभिन्न देशों के मध्य एक वास्तविक आय की तुलना कर सकते हैं कि दो देशों के बीच में जो वास्तविक आय है वह किस प्रकार की है। इसके अलावा उन देशों की जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, उन देशों की जो परचेसिंग पावर है, उसकी भी हम एक तुलनात्मक विश्लेषण पीपीपी के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ ही उन देशों में जो आर्थिक विकास की जो गति है, आर्थिक विकास का जो स्तर है, उसको भी हम क्रय शक्ति के माध्यम से उसका एक आकलन कर सकते हैं, उसका एक विश्लेषण कर सकते हैं। आर्थिक कल्याण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापक है जिसे हम मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। यह सूचकांक जो है वर्ष 1990 के दशक में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जो कि यूएनडीपी से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है महबूब उल हक। इनके द्वारा यह सूचकांक विकसित किया गया था। यूएनडीपी से भारत के भी एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री हैं, वो भी इसके विकास में इसके साथ में जुड़े हुए थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों के माध्यम ने इनके माध्यम से एक मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया। मानव विकास सूचकांक जो है इसमें 3 घटकों को शामिल किया जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय उस देश के लोगों की जो जीवन जीने की जो अपेक्षित आयु है उसको हम जीवन प्रत्याशा के रूप में परिभाषित करते हैं। एचडीआई का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है शिक्षा, अर्थात उस देश में शिक्षा व साक्षरता का स्तर कितना है। और तीसरा आय। तो मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, इन 3 घटकों के माध्यम से किसी देश में आर्थिक विकास के स्तर को पता करता है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें जीवन प्रत्याशा शामिल हो जाती है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, दूसरा जो घटक होता है एजुकेशन, उसमें स्कूल में बिताए गए वर्षों को भी हम शामिल करते हैं। और जब हम उस देश की आय की बात करते हैं तो इसमें पर कैपिटा इनकम या जीएनआई पर कैपिटा कितनी है, वो उसके आधार पर हम दो देशों की आर्थिक रूप से तुलना करते हैं। तो मानव विकास सूचकांक वर्तमान में विभिन्न देशों को 0 से 10 के बीच में 0 से 1 के बीच में जो अंक देता है उसके आधार पर हम यह बताते हैं कि किसी देश में आर्थिक विकास का स्तर कितना है। तो अभी तक हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना, एक बार हम संक्षिप्त रूप से उसका पुनरावलोकन करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने वीडियो में देखा था कि आर्थिक वृद्धि और विकास की अवधारणा क्या है। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा, जो समझा, जो जाना, तो थोड़ा सा हम उसका मूल्यांकन करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। चलिए हम देखते हैं जो ऐसे प्रश्न हैं ये जो अक्सर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में इन प्रश्नों का समावेश किया जाता है। तो पहला प्रश्न है आर्थिक विकास का संबंध होता है। यहाँ पर आर्थिक विकास का संबंध एक समय अवधि से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अल्पकाल से, ऑप्शन बी है अति अल्पकाल से, ऑप्शन सी है दीर्घकाल से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है आर्थिक विकास का संबंध होता है दीर्घकाल से। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन और सतत प्रक्रिया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्थिक वृद्धि का सामान्यतया अर्थ लिया जाता है मात्रात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से या किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर है मात्रात्मक परिवर्तन से। हमने अपने वीडियो लेक्चर में पहले आपको स्पष्ट किया था कि आर्थिक वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होती है, जबकि आर्थिक विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित होता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है अल्पविकसित देशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अल्प विकसित देशों का संबंध निम्न में से किस अवधारणा से है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि, दोनों से, या ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो अल्प विकसित देश जो होते हैं उनका संबंध ऑप्शन ए आर्थिक विकास से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें एक डेफिनेशन पूछी जा रही है और यह पूछा जा रहा है कि यह परिभाषा किसने दी है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह परिभाषा है ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी शुम्पीटर, ऑप्शन सी मायर एवं बाल्डविन एंड ऑप्शन डी यंगसन। तो यह परिभाषा जो है यह मायर एवं बाल्डविन के द्वारा दी गई थी। और अंतिम प्रश्न है कि नवप्रवर्तन की जो अवधारणा है इससे कौन से अर्थशास्त्री संबंधित हैं? ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी शुम्पीटर, ऑप्शन सी मायर एवं बाल्डविन या ऑप्शन डी यंगसन। तो जैसा कि अपन ने वीडियो लेक्चर में सुना है कि जोसेफ एल शुम्पीटर नाम के अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास में नवप्रवर्तन की भूमिका पर बल दिया है। आप सबने मुझे बड़ी ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग एवं तकनीकी दल जो है इनके प्रति भी मैं अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। इस प्रकार हमने ये जो आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में जो चर्चा करी है उसके कुछ प्रमुख रेफरेंसेस यहाँ पर आप लोगों की स्टडी के लिए दिए जा रहे हैं। जैसे कि वीसी सिन्हा की जो किताब है, पुस्तक है उनकी, विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, इसके माध्यम से भी आप इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के लेखकों में एक एसपी से हैं जिन्होंने 2001 में आर्थिक विकास एवं नियोजन नाम से अपनी पुस्तक प्रकाशित करी थी। इसके माध्यम इनकी इस पुस्तक में भी आप बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एमएल जिंगन साहब काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस बुक है इनकी, कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी काम आती है। उनकी आर्थिक विकास एवं नियोजन जो कि वृंदा पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश होती है, इसमें भी आप आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत ही वेस्टर्न थिंकर्स हैं ए मेडिसन और साइमन कुजनेट्स, इनकी जो इंग्लिश माध्यम के, जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, वो इन दो पुस्तकों के माध्यम से भी अपने अध्ययन को और अधिक प्राप्त कर सकते हैं और अधिक गहराई से जाके इसको पढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के सभी अधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस ई कंटेंट को क्रिएट करने के लिए जो यहाँ पर तकनीकी रूप से हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो इस पूरी टीम के सभी सदस्यों के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मेरे सभी श्रोताओं और सभी विद्यार्थियों के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू।